खाना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ओए नो 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 मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें, क्या झक मर गया मैं? ये शोर, ये गुस्सा, ये हताशा, ये नाउम्मीदी एक दिन में नहीं होगी, बल्कि इसे धीरे धीरे सींचा गया। बीते एक हफ्ते में इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स रद्द हो गईं, लेकिन इस मुद्दे पर हम बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये कैंसल्ड फ्लाइट्स सिर्फ एविएशन क्राइसिस का डेटा भर नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की रोजमर्रा की ठीक ठाक चलने वाली जिंदगी की क्रैश लैंडिंग थी, जिन्हें इन फ्लाइट्स में सफर करना था। लेकिन कहीं खुशियों की बर्बादी हुई तो कहीं दुख और गहरा गया। मेरे पास मेरे पिता की अस्थियां हैं, मुझे कल विसर्जन करना है। एयरलाइन कह रही है 60,000 की टिकट लो दूसरी फ्लाइट में। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अपने पिता की अस्थियों को हाथ में लिए बैठी नमिता ये कहते कहते रोने लगी। नमिता के पिता का देहांत हो गया था। वो अस्थि विसर्जन के लिए बेंगलुरु से दिल्ली और फिर वहां से हरिद्वार जाना चाहती थी, लेकिन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो ने बिना किसी प्रायर नोटिस के उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी। नमिता अस्थियों का कलश हाथ में पकड़े हुए कैमरे के सामने रो पड़ी, क्योंकि अगले दिन का मुहूर्त निकल रहा था और एयरलाइन ने कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की थी। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 5 घंटे पहले आपको मेल करवाया हुआ है। इस आवाज में गुस्सा भी है, थकान भी, और सबसे ज्यादा बेबसी। वो ऊंची आवाज में कहता है, आपको समझ नहीं आ रहा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने पहले ही एयरलाइन को इन्फॉर्म किया था, मदद मांगी थी, पर आज इस स्थिति में भी उसे अकोमोडेशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। विमल अशोक एक ऑफशोर वर्कर, एक आम आदमी जो अपनी पत्नी से 5 महीने से नहीं मिले थे। आप कहेंगे बहुत से लोग तो साल भर नहीं मिलते, इसमें क्या बात है, लेकिन विमल अशोक की पत्नी 5 महीने प्रेग्नेंट थी और जयपुर में थी। विमल को जयपुर पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ 20 वीक स्कैन करवाना था। ये बेशक किसी के लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन माता पिता बनने जा रहे 2 लोगों के लिए ये शायद बाकी हर चीज़ से अहम और ज़रूरी रहा होगा। लेकिन हुआ क्या? इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। विमल चेन्नई एयरपोर्ट पर फंसे रहे। वो अपनी गर्भवती पत्नी के पास समय पर नहीं पहुंच पाए, जो अकेले अस्पताल में उनका इंतजार कर रही थी। वो व्यक्ति इसलिए नहीं चिल्लाता क्योंकि वो कठोर है, बल्कि इसलिए कि शायद यही आखिरी तरीका है जिससे कोई उसकी आवाज सुन ले। इसी बीच गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक महिला अपने पति के ताबूत के साथ दिखी। उनके पति का निधन हो चुका था और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो पार्थिव शरीर को लेकर कोलकाता पहुंच जाएं, ताकि पति के होम टाउन में उनका अंतिम संस्कार हो सके। वो सुबह शिलोंग से लंबा सफर तय करके एयरपोर्ट पहुंची थी, उम्मीद के साथ कि फ्लाइट उन्हें समय पर घर पहुंचा देगी। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि फ्लाइट बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के कैंसिल हो गई है। वो बार बार कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करने की कोशिश करती रहीं, पर कोई क्लियर अपडेट नहीं मिला। I have come all the way from Shillong in the morning. My husband passed away and I have come here to transport the coffin, the casket all the way to Kolkata to be buried in his hometown. दुख की इस स्थिति में इंडिगो ने उनके दर्द को और बढ़ा दिया। एक वीडियो आयुष कुचिया नाम के यूजर ने एक्स पर शेयर किया। क्लिप में कई यात्री फंसे हुए दिख रहे थे। उनमें से एक शख्स का गला भर आया जब उसने कहा कि मेरे बॉस को मैसेज भेज दिया जाए कि मुझे नौकरी से ना निकालें प्लीज। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी चिंता फ्लाइट से ज्यादा अपनी नौकरी को लेकर थी, और आवाज में ये डर कि देरी की कीमत कहीं नौकरी खोकर ना चुकानी पड़ जाए। मेरे बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना अभी। इंडिगो की इस नाकामी की वजह से एक दूल्हा दुल्हन को अपनी ही शादी के रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल होना पड़ा। घर परिवार वाले सब वेन्यू पर पहुंच गए। फूल, गुलदस्ते, खाना पीना, हंसी ठहाके सब फीके पड़ गए जब मेधा क्षीरसागर और संगम दास लोकेशन पर पहुंच ही नहीं पाए। पेशे से दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनकी शादी हो चुकी थी और 3 दिसंबर को
हुबली में इनका ग्रैंड रिसेप्शन होना था। सारे मेहमान आ चुके थे, हॉल सज चुका था, खाना तैयार था। ये दोनों भुवनेश्वर से बेंगलुरु होते हुए हुबली आने वाले थे। इंडिगो ने ऐन मौके पर फ्लाइट कैंसिल कर दी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मजबूरन हुबली के रिसेप्शन हॉल में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई और दूल्हा दुल्हन ने वीडियो कॉल पर अपनी ही रिसेप्शन अटेंड की। इसी अफरा तफरी के बीच एक वीडियो दिखा जिसमें एक पिता एयरपोर्ट पर इंडिगो स्टाफ पर चिल्लाते दिखाई दिए। ये गुस्सा हेल्पलेसनेस का था। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि मेरी बेटी को सैनिटरी पैड चाहिए, नीचे से ब्लड गिर रहा है, पैड चाहिए लाकर दो। जिस पर इंडिगो स्टाफ अफसोस जताते हुए मदद न कर पाने की बात कहती है और वो पिता चीखता चिल्लाता रह जाता है। देखने वालों ने कहा कि ये घटना सिर्फ एक एग्जाम्पल है। असल में हजारों लोगों की परेशानियां इससे भी बड़ी थी। इमरजेंसी में बेसिक सपोर्ट भी ना मिल पाना बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन असल में इस तस्वीर में इस मुश्किल को झेलने वाले सिर्फ पैसेंजर्स नहीं थे, बल्कि वो ग्राउंड स्टाफ भी था जिन्हें लोगों का ये गुस्सा अपनी गलती के बिना भी झेलना पड़ रहा था। इस पूरी क्राइसिस में इन लोगों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये फिर भी उस मिसमैनेजमेंट और फेलियर को वहां खड़े रहकर मैनेज करने की कोशिश करते रहे। एयरपोर्ट प्रोटेस्ट की जगहों में बदलते दिखाई दिए, हजारों लोग भागते दौड़ते दिखे, भीड़ बढ़ने लगी, सामान इधर उधर फैला, हेल्प डेस्क पर लोगों की लंबी लाइन लग गई, लेकिन वहां भी कोई हेल्प नहीं मिली। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में कैंसिलेशन सबसे ज्यादा रहे। कई फ्लाइट्स 24-24 घंटे डिले हुई, फिर कैंसिल हुई। कई लोगों को शेड्यूल से कुछ देर पहले ही कैंसिलेशन की जानकारी मिली, लिहाजा लोग ऑल्टरनेट ट्रैवल भी अरेंज नहीं कर पाए। ये घटनाएं बताती हैं कि ये सिर्फ फ्लाइट डिले नहीं था, बल्कि इमोशनल टॉर्चर था। लेकिन हमने शुरुआत में क्यों कहा कि ये एक दिन में उगने वाला संकट नहीं था, बल्कि धीरे धीरे सींचा गया था? ध्यान से सुनिए। 4 दिसंबर 2025 ये तारीख भारतीय एविएशन के इतिहास में एक ब्लैक डे की तरह दर्ज हो गई। सुबह के 5 बज रहे थे और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग फंसे हुए थे। कोहरा नहीं था, कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, लेकिन इंडिगो की स्क्रीन पर एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल्ड हो रही थीं। एक तरफ यात्री रो रहे थे, 5,000 की टिकट के लिए 40 से 50,000 मांगे जा रहे थे, और दूसरी तरफ इंडिगो का मैनेजमेंट कह रहा था, सॉरी, प्लानिंग गैप हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ प्लानिंग गैप था, या फिर ये सरकार से अपनी शर्त मनवाने के लिए रची गई एक कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट थी? इस संकट की नींव 4 दिसंबर को नहीं, बल्कि आज से लगभग 2 साल पहले जनवरी 2024 में पड़ी थी। जनवरी 2024 के उस हफ्ते को याद कीजिए। उत्तर भारत में घना कोहरा था। ये एक्ट ऑफ गॉड था, हम मानते हैं, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो एक्ट ऑफ कॉर्पोरेट ग्रीड था। याद कीजिए वो वीडियो जब एक पायलट को पैसेंजर ने थप्पड़ मारा था। उसके बाद DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, या फिर आप इसे एविएशन वॉचडॉग भी कह सकते हैं, उसकी नींद खुली और वो नए नियम लेकर आए। इन्हें कहते हैं FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। पहला था वीकली रेस्ट, पहले 36 घंटे था जिसे बढ़ाकर 48 घंटे किया गया। दूसरा नाइट लैंडिंग्स, एक पायलट रात में अधिकतम 2 लैंडिंग ही कर सकेगा, पहले 6 की छूट थी। तीसरा नाइट ड्यूटी, यानी लगातार 2 रात से ज्यादा ड्यूटी नहीं चलेगी। DGCA ने कहा कि ये नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे, लेकिन इंडिगो और बाकी एयरलाइंस ने लॉबिंग की और इसे टाल दिया गया। नई तारीख तय हुई 1 नवंबर 2025। फेज 2 इम्प्लीमेंटेशन। इंडिगो के पास तैयारी के लिए 2 साल थे। उन्हें पता था कि नए नियमों के लिए ज्यादा पायलट्स चाहिए होंगे, लेकिन 4 दिसंबर को जो हुआ वो ये बताता है कि उन्होंने पायलट्स नहीं बढ़ाए, उन्होंने बस इंतजार किया। किसका? क्राइसिस का। और ठीक 24 महीने बाद कहानी फिर वहीं आ गई। दिसंबर 2025 की शुरुआत में जब DGCA ने नियमों की सख्ती शुरू की तो इंडिगो का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कोहरा नहीं था, लेकिन विमान नहीं उड़ रहे थे। 4 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। यात्री रो रहे थे, कोई किसी अपने की अस्थियां लेकर एयरपोर्ट पर फंसा था, तो कोई गर्भवती पत्नी के पास समय पर नहीं पहुंच पाया।
लेकिन ये संकट एक एक्सीडेंट कम बल्कि एक सोची समझी रणनीति ज्यादा मालूम हुआ। कैसे, वो आपको बताते हैं। ये भारत का वो पैसेंजर है जिसे सपना बेचा गया था कि अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन असलियत ये है कि आज उसके पास बस की सवारी से भी कम अधिकार हैं। न रिफंड की गारंटी, न इज्जत और न ही शिकायत सुनने वाला कोई है। जब डीजीसीए ने नए नियम लागू किए तो इंडिगो और एयर इंडिया जैसी कंपनियों ने सरकार को एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा, अगर आप हमसे ये नए सेफ्टी नियम मनवाएंगे तो हमें 20% फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास इतने पायलट्स नहीं हैं। टिकट के दाम आसमान छू लेंगे। ये एक सेफ्टी वर्सेस डिपेंडेंस की लड़ाई थी। एक तरफ थी आपकी सुरक्षा और दूसरी तरफ थी एयरलाइंस की दादागिरी। हुआ ये कि डीजीसीए ने इन नए सेफ्टी नियमों को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया। मार्केट डोमिनेंस ने सेफ्टी रूल्स को रीराइट कर दिया। सोचिए, ये ऐसा ही है जैसे कोई बस कंपनी कहे, हम ड्राइवर को सोने नहीं देंगे वरना बस की टिकट महंगी हो जाएगी, और सरकार कहे, ठीक है भाई, टिकट सस्ती रखो, ड्राइवर को जगाए रखना। पायलट्स के लिए नए नियम सुरक्षा के लिए थे। उन्हें वापस लेने का मतलब है सुरक्षा को खतरे में डालना। और इससे सिर्फ पायलट ही नाराज नहीं है, सोशल मीडिया यूजर्स भी रेगुलेटर के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसका असर यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ेगा। उनका मानना है कि इंडिगो ने पूरे सिस्टम को बंधक यानी हॉस्टेज बना लिया है और उनका ब्लैकमेल काम कर गया। एक तरफ लोग परेशान थे, आसमानी सफर लगभग रुक गया था, और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में अलग खेल चल रहा था। क्या, वो बताते हैं। 4 दिसंबर के स्टॉक मार्केट मूवमेंट को देखिए। इंडिगो का शेयर 5 दिनों में लगभग 10% गिरा। 20,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू साफ हो गई, लेकिन जैसे ही खबर आई कि डीजीसीए ने नियमों में ढील दे दी है, शेयर प्राइस में रिकवरी दिखने लगी। निवेशक डरे नहीं, उन्होंने डिप में भी खरीदारी की। क्यों? इसे आप कोल्ड ब्लडेड कैपिटलिज्म कह सकते हैं। शेयर बाजार को पता है कि भारत में देयर इज नो ऑप्शन बी। गोफर्स्ट डूब चुकी है, स्पाइस जेट वेंटिलेटर पर है, जेट एयरवेज इतिहास है, बचा कौन? सिर्फ इंडिगो और अब टाटा ग्रुप। इन्वेस्टर्स जानते हैं कि इंडिगो टू बिग टू फेल बन चुकी है। सरकार चाहकर भी इंडिगो पर इतना बड़ा जुर्माना नहीं लगा सकती कि वो बंद हो जाए, क्योंकि अगर इंडिगो रुकी तो भारत का हवाई सफर रुक जाएगा। यही कॉन्फिडेंस है कि चाहे सर्विस कितनी भी घटिया हो, पैसेंजर जाएगा कहां? इसी को कहते हैं मोनोपोली प्रीमियम, और यही है द इंडियन फ्लायर्स पैराडॉक्स। जब क्राइसिस आता है तो हम ज्यादा पैसे देते हैं कम कंफर्ट के लिए, और हमारे पास बार्गेनिंग पावर जीरो होती है। सरकार एक माँ की कैपिटलिस्ट यानी बड़े उद्योगपति को फेल नहीं होने दे सकती, क्योंकि इसमें नौकरियां दांव पर हैं, बैंक के लोन दांव पर हैं और स्टॉक मार्केट दांव पर है। वोटर का गुस्सा कुछ दिन इंस्टाग्राम रील्स पर निकलता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है। नतीजा, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां प्रॉफिट इज प्राइवेटाइज्ड बट रिस्क इज सोशलाइज्ड। मुनाफा उनका, लेकिन जोखिम हमारा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत का एविएशन सिस्टम ऐसे झटकों के लिए तैयार है, या हमने एक ऐसा सेक्टर बना लिया है जो इतना नाजुक है कि मिनटों में ढह सकता है। जरा सोचिए, इंडिगो भारत के एविएशन सेक्टर के 60% हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके बाद एयर इंडिया के पास 25% हिस्सा है, यानी दो एयरलाइंस के बीच 85% मार्केट शेयर। इसका मतलब है कि ये दो एयरलाइंस इस देश की हर 5 में से 4 सीटों को कंट्रोल करती हैं। ये क्लासिक डुओपोली है, इसलिए अगर उनमें से एक भी फेल होता है या एक का भी दम घुटता है तो पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। और ऐसा हुआ भी। स्पाइस जेट ने इस क्राइसिस को कम करने के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी उड़ाई, लेकिन वो काफी नहीं था। इंडिगो जिस स्केल पर काम करता है उसकी बराबरी यहाँ कोई नहीं कर सकता। हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े एविएशन मार्केट हैं। क्या होगा जब भारत का एविएशन ट्रैफिक दोगुना हो जाएगा? क्या होगा जब हम दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएंगे? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे रेगुलेटर तैयार हैं? क्या हमारी एयरलाइंस तैयार हैं? इस एविएशन क्राइसिस से देश को एक झलक मिल गई है कि हाउ वल्नरेबल आवर स्काइज रियली आर। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि भारत में एयरलाइंस मरती क्यों हैं या सरवाइव क्यों नहीं कर पाती, और हमारे पास कोई फ्लैग कैरियर क्यों नहीं है? दुनिया के ज्यादातर देशों या दुनिया के ज्यादातर ताकतवर देशों के पास अपनी एक फ्लैग कैरियर या सरकारी एयरलाइन जरूर है। दुबई के पास है एमिरेट्स, सिंगापुर के पास सिंगापुर एयरलाइंस है, टर्की के पास टर्किश एयरलाइंस है। ये कंपनियां सिर्फ उड़ती नहीं हैं, ये अपने देश की ब्रांड एम्बेसडर होती हैं। भारत के पास भी थी एयर इंडिया, लेकिन उसे बेच दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक एसेट नहीं, एक लायबिलिटी बन गई थी। हर रोज 20 करोड़ का नुकसान, टैक्स पेयर्स का पैसा एक ब्लैक होल में जा रहा था। तो आखिर भारत में ऐसा क्या है
कि यहाँ कोई टिक नहीं पाता, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सब डूब जाते हैं। सर रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा था कि अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो बिलियनेयर बनिए और एक एयरलाइन शुरू कर दीजिए। भारत में ये बात 100% सच है। हमारा एविएशन मार्केट हाई वॉल्यूम तो है, लेकिन प्रॉफिट के नाम पर यहाँ सन्नाटा है। इसके 3 बड़े कारण हैं जो इंडिगो की मोनोपोली को जन्म देते हैं। सबसे बड़ा विलन है ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी हवाई जहाज का तेल। एक एयरलाइन के कुल खर्च का 40% हिस्सा सिर्फ तेल का होता है। दुनिया भर में ATF पर टैक्स कम है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस पर इतना टैक्स लगाती हैं कि ये दुनिया में सबसे महंगा हो जाता है। सरकारें चाहती हैं कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़े, यानी मास ट्रांसपोर्ट, लेकिन सरकार टैक्स ऐसे वसूलती है जैसे हवाई जहाज कोई लग्जरी की चीज हो। आप इसे आम आदमी की सवारी और अमीरों का शौक दोनों एक साथ नहीं मान सकते। इसी टैक्स के बोझ ने छोटी एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। दूसरा कारण है डॉलर। भारत की एयरलाइंस कमाती किस में है? रुपए में, लेकिन वो खर्चा किस में करती हैं? डॉलर में। जहाज का किराया या लीज, मेंटेनेंस, विदेशी पायलट्स की सैलरी और स्पेयर पार्ट्स सब डॉलर में जाता है। पिछले कुछ सालों में रुपया कमजोर हुआ है, यानी एयरलाइंस की कमाई वही रही, लेकिन खर्चा अपने आप बढ़ गया। इस करेंसी मिसमैच को झेलने की ताकत सिर्फ उसी के पास थी जिसके पास कैश रिजर्व्स थे, यानी इंडिगो। बाकी सब धीरे धीरे दम तोड़ गए। तीसरा कारण है हम और आप, द इंडियन कंज्यूमर। भारतीय यात्री दुनिया का सबसे ज्यादा प्राइस सेंसिटिव यात्री है। हमें सर्विस नहीं चाहिए, हमें 100 रुपए सस्ती टिकट चाहिए। इस मानसिकता ने एक प्राइस वॉर शुरू किया। नई एयरलाइंस ने मार्केट पकड़ने के लिए लागत से कम दाम पर टिकट बेचे। नतीजा क्या हुआ? किंगफिशर ने लग्जरी देने के चक्कर में खुद को दिवालिया कर लिया। डेक्कन ने सस्ता देने के चक्कर में खुद को बेच दिया। जेट एयरवेज कर्ज के बोझ तले दब गई। लेकिन इंडिगो कैसे सक्सेसफुल रही? आज जो हम इंडिगो की मोनोपोली देख रहे हैं वो रातों रात नहीं बनी। इंडिगो ने बस एक चीज बनाए रखी, एफिशिएंसी। उन्होंने एक ही तरह के जहाज रखे जिससे मेंटेनेंस और ट्रेनिंग दोनों आसान हो गए। उन्होंने खाना बेचना बंद किया और टाइम पर उड़ाया। उनका ध्यान इस बात पर नहीं था कि यात्री को कितनी देर तक प्लेन में बिठाना है, बल्कि इस बात पर था कि यात्री को जल्दी उतारकर प्लेन को कितनी जल्दी दोबारा हवा में भेजना है। वो 30-40 मिनट में प्लेन को साफ करके, रिफ्यूल करके और नए यात्रियों को बिठाकर उड़ा देते थे। इसे फास्ट टर्न अराउंड कहते हैं। जब आपका विमान ज्यादा समय आसमान में रहता है, जमीन पर कम रहता है, तो वो आपको ज्यादा पैसे कमा कर देता है। इसीलिए बाकी सब एक्सपेरिमेंट करते रहे और खत्म हो गए। तो जब हम पूछते हैं कि सरकार अपनी एयरलाइन क्यों नहीं चलाती, तो जवाब है क्योंकि भारत का एविएशन सेक्टर स्ट्रक्चरल फेलियर का शिकार है। यहाँ नियम ऐसे हैं कि सिर्फ वही जिंदा रह सकता है जो निर्दयी यानी रूथलेस हो। जब मैदान में खिलाड़ी एक ही बचेगा तो वो मनमानी करेगा ही। इंडिगो की दादागिरी का कारण सिर्फ उसका मैनेजमेंट नहीं, बल्कि भारत की वो नीतियां भी हैं जिन्होंने कंपटीशन को पनपने ही नहीं दिया। सरकार को पहली बार कोविड के बाद फेयर कैप्स यानी किराए की सीमा तय करनी पड़ी। सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा का अधिकतम किराया तय कर दिया है फिलहाल। जैसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 7,500 रुपए, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 15,000 रुपए और 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अगर आप तय करते हैं तो अधिकतम किराया 18,000 रुपए से ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि 60% मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी, जिसे पता है कि नियम लागू होने वाले हैं, वो फेल कैसे हो गई? यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पायलट यूनियन यानी FIP का आरोप है कि यह संकट इंजीनियर्ड था, यानी जानबूझकर पैदा किया गया था। क्यों? क्योंकि जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई और जनता ने त्राही त्राही की तो दबाव किस पर आया? इंडिगो पर? नहीं, सरकार पर। जनता ने सरकार को कोसना शुरू किया। एयरपोर्ट पर भीड़ है, मंत्री जी क्या कर रहे हैं? और इसका नतीजा क्या हुआ? 6 दिसंबर को खबर आती है कि DGCA ने इंडिगो को टेम्पररी एग्जेम्पशन दे दी है, यानी हल्की फुल्की छूट। अब पायलट फरवरी 2026 तक फिर से पुरानी शर्तों पर उड़ सकेंगे। नाइट लैंडिंग की सीमा बढ़ा दी गई है। सेफ्टी नॉर्म्स को अबेयंस यानी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही तो इंडिगो चाहता था और इसके आगे की कहानी हम सबके सामने है। इंडिगो क्राइसिस से एयरलाइंस ने, सरकार ने, मैंने, आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। लेकिन इंडिगो संकट के बीच और इस एपिसोड के साइन ऑफ से पहले मैं आपको भारत से दूर रूस लेकर चलती हूँ, जहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक 16 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। साल था 2009, जगह थी पिकालेवो। वहाँ एक फैक्ट्री बंद हो गई थी।
मजदूर सड़क पर थे, उन्हें सैलरी नहीं मिली थी। मालिक थे ओलेग डेरिपास्का, जो उस समय रूस के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, एक पावरफुल ओलिगार्क। व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचते हैं। वो वहां के अरबपतियों को एक कमरे में बिठाते हैं। माहौल एकदम शांत है, थोड़ा डर भी है। पुतिन डेरिपास्का और दूसरे मालिकों की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए हजारों लोगों को बंधक बना लिया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतिन ने एक एग्रीमेंट टेबल पर फेंका और कहा, साइन करो इसे अभी, ताकि फैक्ट्री चले और मजदूरों को पैसा मिले। रूस का सबसे अमीर आदमी डेरिपास्का एक स्कूल के बच्चे की तरह झुका, कांपते हाथों से उस पेपर पर साइन किया और चुपचाप अपनी सीट की तरफ जाने लगा। तभी पुतिन ने उसे टोका। उन्होंने कहा, वेट, गिव मी बैक माई पेन, गिव मी बैक माई पेन। वो पेन मांगना सिर्फ एक पेन की बात नहीं थी, वो सत्ता का प्रतीक था। पुतिन ने दुनिया को दिखाया कि देश में सरकार बड़ी है या व्यापारी। उन्होंने ये साबित किया कि जब जनता पिसती है तो स्टेट के पास इतनी ताकत होनी ही चाहिए कि वो सबसे अमीर आदमी को भी झुका सके। हम रूस नहीं हैं, हम लोकतंत्र हैं। हमें ना कोई डिक्टेटर चाहिए, ना ही कोई तानाशाह, लेकिन हमें वो पेन मोमेंट जरूर चाहिए। क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि हु रेगुलेट्स हूम, कौन किस पर भारी है। और लोगों की जिंदगी और पैसे की वैल्यू है, कंज्यूमर कार्गो नहीं है। अगर आपको लगता है कि भारत में पैसेंजर बिल ऑफ राइट्स सख्त होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ज़रूरी मुद्दों पर हम बैठकर बात करते रहेंगे। मैं हूं मेधा और आप देख रहे थे जिस्ट।